हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं लाइव पीएम मोदीज इंटरव्यू टू एशिया नेट न्यूज। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तीन कर रहे हैं इंटरव्यू। एशियानेट न्यूज, कन्नड़ा प्रभा और asianetnews.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको। फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत ज़रूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं। इतना मीडिया भी नहीं था और नहीं इतनी मीडिया में वाइब्रेंसी थी। यानी एक प्रकार से उनके लिए सब कंट्रोल ऐसा खुला मैदान था और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आजादी के आंदोलन के बाद जो भाव थे, जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका गवा दिया और धीरे 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 डिटोरेशन पर आया। करेक्ट। और उस परिस्थिति में 2013 में जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था। लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और मेरे मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और 5 साल में सरकार चलाना मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में एक प्रकार से विश्वास में यकीन, उम्मीद से यकीन में बदल गया। जन सामान्य का इतना विश्वास, उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं। हम सबके लिए जो काम करने का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं, उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा। और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। यानी कभी उम्मीद, फिर विश्वास और अब गारंटी। और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है
कि आज दुनिया में जो भारत का के प्रति भरोसा बना है, आखिर विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है। अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है। विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है। क्यों कांग्रेस भी तो स्थिर थी कितने टाइम तक। कांग्रेस ने गंदा किया है। वो तो गंदा काम करती। 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। तो अब जगह जगह जा रहे हैं मोदी जी, सभाएं कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको? लोगों के रिएक्शन के ऊपर मैं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम करता हूँ। मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो मैं माहौल को समझ पाता हूँ। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन उस वाइब्रेशंस को समझ पाता हूँ और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, और मैं कोई चुनाव के समय दौरा करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हफ्ते में नॉर्मली हर फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं न कहीं जाता हूँ। अच्छा। सरकार के कामकाज करता हूँ, वो भी मैं जनता के बीच में करता हूँ और उसके कारण मुझे बदलता हुआ माहौल वो सब उसका मुझे अंदाज आता है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक तरफा वातावरण दिख रहा है वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पैदा नहीं हुआ है। ये पिछले 10 साल में निरंतर बढ़ता गया है और लोगों का अप्रत्याशित समर्थन। दूसरी तरफ मुझे बताइए, सामान्य मतदाता है, मैं आप ही अगर मतदाता है तो आप मतदाता के नाते वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? किसने अच्छा काम तो किया? आप सोचेंगे कि मैं देश किसको दे रहा हूँ, वही तो, किसने अच्छा काम, कौन कर रहा है? हाथ सुपुर्द कर रहा हूँ। तो आप जो भी लोग दिखते हैं कंपैरिजन करेंगे, फिर आप तक नहीं इनको देश उनको सुपुर्द कर सकते हैं। क्यों? तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो बात बताते हैं और जो करते हैं उन सब के आधार पर एक मन बनता है। दूसरा, उनके हमारे साथी कौन है, हमारी सोच क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है। लक्ष्य क्या, औरों के कारनामे कैसे रहे, अनुभव कैसा रहा, उन्होंने क्या किया था अपने टाइम में। दूसरा, और इस अब बार ये के क्या चुनाव का करना? एक सद्भाग्य है कि 2014 में मतदाताओं को कंपैरिजन के लिए अवसर बहुत कम था। एक गुस्सा था, मोदी को लाओ। अब उनके पास कंपैरिजन, अच्छा भाई वो ऐसा करते थे, मोदी ऐसा करता है, वो ये गलती करते थे, मोदी ये गलती नहीं करता है, वो ये बुराई करते थे, मोदी नहीं करता है। और इसलिए अब कंपैरिजन के बाद वो नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और इसलिए मैं उनकी आंखों में प्रेम तो देखता ही हूँ, आकर्षण भी देखता हूँ, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों में जिम्मेवारी में देखता हूँ। वो जिम्मेवारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, मोदी जी आप शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए। वाह, ये मैसेजिंग, वाह, वाह, उम्मीद दिखाई दे रहा है लोगों में। उम्मीद से भी कोई कहीं अनेक गुना ज्यादा है। गारंटी, विश्वास गारंटी, दैट इज द प्रोग्रेस। आपकी अभी तक की सरकार बहुत ही 2014 से ही है, टोटली एंटी करप्ट। कभी किसी ने कुछ लांछन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। बिलीव है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं। उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग उसमें कहते हैं कि मिसयूज हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंटी करप्शन का है ब्लैंक, लेकिन इसके लिए हो रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था। तो अच्छा
आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं। और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत लीडर का अगर एक है कि भाई इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा, मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिज्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिसी रखो। पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों का आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इफ्स एंड बट्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है। उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है ये मेरे हक का है, मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का है, नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए। पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था। मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तपस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर ले कि ये अच्छा है और बुरा है। तो मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं। कंप्यूटर आएंगे कंप्यूटर से, उनको ऑर्डर दे दो। हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से भी आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं। और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट, सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वही होता है। हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी। पापा ने मुझे बताया था कि अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीजें देखता है, तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया। ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा जेम पोर्टल है, आप जेम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जेम पोर्टल पे जाए, कोई और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टीफेसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीजों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है क्या, तो बीच में कोई न कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवी को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है, लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई के मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है, हम ये चेक करना चाहिए उसने। तो वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है, मोदी जी ने इसमें भी
बता 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं। इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम कर तो काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा 3% सिर्फ है जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, अभी तो बहुत 97% दूसरा है। दूसरी बात है पॉलिटिशियन बहुत सारे होंगे। रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया। वही तो बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। होता है। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है, इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। होता है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहाँ सरकार खंड में ईडी ने 5000 से ज्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चेज कंडक्ट की गई थी। बस 84, इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है। 84 खाली सब खा रहे थे बैठकर। 2014 के पहले मैंने उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है कि अब अच्छा काम कर रहा पहले नहीं कर रहा था। रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी आफ्टर मोदी जी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उनको काम करने दो, उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में बंद किया था, टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। तभी वो कर पा रहे हैं। साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका। मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ। अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज़्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी नॉर्थ इंडिया अपर कास्ट की पार्टी। रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज्यादा एससी है, सबसे ज्यादा एसटी है, सबसे ज्यादा ओबीसी। ये सारे हमारे सबसे ज्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी हैं। बहुत झूठ फैलाया बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकते। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा सारा मॉडर्नाइज ही भारत को बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो डिजिटल इंडिया बनाया ही भारतीय जनता पार्टी ने, मॉडर्न पार्टी। अब तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, ये लोगों को जानकारी दीजिए आप।
2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है, चाहे कांग्रेस हो, डिवाइड, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, खाने वाली, घूस खाने सब वाली, जगह करप्ट। क्या पहचान है। आज हम पुडुचेरी में सरकार में है, पुडुचेरी साउथ में पता होना चाहिए, हम सरकार में हैं। और अब अंडमान निकोबार हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है, पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं। मैं तो डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, देखा, आकंठ भ्रष्टाचार है जी, करप्शन, बहुत ही करप्ट। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया उन्होंने, राहुल वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है, ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं पक्का मानता हूं कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। वोट शेयर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक से आता हूँ मैं, और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, क्या 2000 रुपए महिलाओं को जाती है। ये सब गारंटी स्कीम्स, फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपए हर को महिला को और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है, लालच दे रहे हैं लोगों को, जाने। खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के वोट। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं। देखिए, मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है, और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार पार्लियामेंट के लिए से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। वाह, वेरी गुड। यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कुछ, खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था। आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज्यादा देश को प्यार करते हैं।
हमसे ज्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके, अब देखिए कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे। मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। तो उसके तरीके क्या है? जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर एक बोझ पड़ता है। आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। देखा एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए मिलता था, मेरे जमाने में 40 पे आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20% 30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूँ। आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है, तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर के बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं सोलर से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट है, एट द सेम टाइम पावर में महंगा है, आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सब प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है? पहले गरीबी हटाओ के नारों 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है। मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। कितना अच्छा बोल रहे हैं, समझ रहे हो आप कि क्या बोल रहे हैं मोदी जी? जो केजरीवाल और कांग्रेस फ्री दे रहे, कह रहे हैं ना कि यहाँ पे साउथ में उन्होंने फ्री का इतना पैसा औरतों को दे देंगे। वो हमने भी तो उनका देखकर सुना था तो हम भी हैरान हो रहे थे, फ्री। मोदी जी कहते फ्री नहीं देते, हम लोगों का है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। ये कांग्रेस क्या कर रही है? पैरों पे खड़ा नहीं कर रही, फ्री देके भीख की तरह उनको पैसे थोड़े से फेंक दिए, वो फिर भी वो मतलब पैरों पे खड़े नहीं हुए, वो सिर्फ भीख मांग ही सकते हैं। उनके पास और कोई टैलेंट है ही नहीं। मोदी जी वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो उस वे से दे रहे हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके अंदर ये भावना है कि भैया मैं किसी से भीख नहीं ले रहा, फ्री नहीं ले रहा, मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि देखो हम लोग ये नहीं कि फ्री की बिजली दे रहे हैं, हमने बिजली कैसे उनकी सस्ती की, बल्ब जो थे जो महंगे होते थे वो हमने उसका रेट कम किया ताकि एक आम इंसान भी उसको खरीद सके, उससे बिल उनका कम हुआ। तो कितने ब्रिलियंट आइडियाज हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, साधारण इंसान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट। आलसी थोड़ी को ना बनाना, आलसी में फ्री में देने की जरूरत नहीं है। वो खुद कहेंगे कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हम मेहनत करके करेंगे। फ्री क्यों चाहिए? नहीं चाहिए फ्री। तो पहली बात तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर ईडी के बारे में कहा कि ईडी इतने लोगों को क्यों पकड़ रही है? क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, अपना काम बेटर कर रही है, इसीलिए पकड़ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर रही। पहले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस या दूसरी, वो उनको कंट्रोल करके रखती थी, इसलिए वो कर ही नहीं पाते थे लोग। बीजेपी में तो करप्शन होता ही नहीं है, तो किसको पकड़ेगी? इसीलिए बीजेपी के अलावा जो लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ रही है, जो इतने सालों से करके। उन्होंने कहा कि ईडी एफिशिएंट है, ज्यादा सर्चेस करती है, ज्यादा लोगों को पकड़ती है। हमारी पार्टी करप्शन नहीं करती तो हम पकड़े जाते हैं, वो लोग करप्शन करते हैं पकड़े जाते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग।
ईडी से अपना काम कर रही है, तो बहुत अच्छा समझाया, वेरी नाइस। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मोदी जी बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको अपने अपने भारतीय भाई बहनों का पे पूरा विश्वास है कि वो इस बारी जो वोट है मोदी जी के अच्छे काम को देख के जरूर उनको देंगे। तो मैं उनको देख के कि उनको कॉन्फिडेंस देख के मेरे को भी हो रहा है वेरी गुड, क्योंकि कई बार मेरे ना सबसे ज्यादा ये जो न्यूज आ रही थी कि लोग वोटिंग के लिए नहीं जा रहे, दैट इज बैड। हाँ नहीं, पर मैं कमेंट्स में अभी पढ़ रही थी तो उससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बहुत गर्मी हो गई, हीट वेव आ गई है भाई, बहुत भी हीट वेव भी हो गई कि अपने देश के लिए एक दिन थोड़ा छतरी ले लो, पानी की बोतल ले लो, हाँ कैप पहन के चलो, पर अपना वोट जरूर दो यार, वोट जरूर क्रिटिकल चीज है। जब मोदी जी जैसे आप प्राइम मिनिस्टर जो दिन रात मेहनत करें देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्या हम एक दिन गर्मी में जाकर वोट नहीं दे सकते अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए? तो वो सोचने वाली बात है। तो सब जाओ, आई होप कि बाकी यूट्यूबर्स जो बड़े बैठे हुए हैं इंडिया में वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हों और लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप जाके वोट करो। खाली पैसा कमाना यूट्यूब का एक पैसा कमाना नहीं होता, आपका एक मॉरल ड्यूटी अपने देश के लिए। बहुत दुख होता है कि कोई भी बोल नहीं रहा है, वैसे अपनी वीडियोस एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं व्यूज के लिए। पर एनीवे हम तो कोशिश यही करें कि वोट जरूर देने जाओ, चाहे हीट वेव वो कुछ भी हो, एक दिन है यार, क्या जाएगा, एक दिन कष्ट को उठा लो भैया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।